हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले जब हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि ब्रायोफाइट्स है उसमें दो प्रकार की जनरेशन पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी जाएगी, जिसमें दो प्रकार की जनरेशन होगी, एक तो गैमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन में जो स्पोरोफाइट बनता है वो किस प्रकार का इसमें पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन 2n होती है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में पाए जाएंगे वो डबल सेट पाया जाएगा, क्रोमोसोम का डबल सेट पाया जाता है, तो इसलिए 2n हो गया। गैमेटोफिटिक जनरेशन पर डिपेंडेंट होती है, और इसके अलावा ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी न्यूट्रिशन के लिए, और उसी के ऊपर ही यह ग्रो करती है। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट थैलस की स्ट्रक्चर सिंपल होती है। जब हम ब्रायोफाइटा में इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर पाई जाएगी। तो ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है वो फूड, सीटा और कैप्सूल में विभाजित रहता है। तो इसके तीन पार्ट पाए जाते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। फूड सबसे नीचे वाला पार्ट होगा स्पोरोफाइट का, उसके बीच सीटा पाया जाएगा जो कि फूड और कैप्सूल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले फूड। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट पर अटैच रहता है स्पोरोफाइट, और फूट के जो इसका फूट है उसके थ्रू ये गैमेटोफाइट पर अटैच रहेगा। तो इसका काम क्या है, एक तो अटैच करके रखना और साथ में जो न्यूट्रिशन होता है गैमेटोफाइट से लेगा और उसे कैप्सूल तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब यहाँ देखते हैं स्पोरोफाइट का आधारीय भाग चौड़ा होता है, कैप्सूल को आधार प्रदान करता है और सीधा रखने में सहायक होता है। तो ये फूट के कार्य हो गए कि आधारीय भाग है और चौड़ा भाग होता है और आधार प्रदान करता है कैप्सूल को और उसे सीधा रखने में सहायक होता है। अब दूसरा देखते हैं सीटा। सीटा क्या होगा, फूट एंड कैप्सूल के मध्य में पाया जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, फूड से एब्जॉर्ब किया गया न्यूट्रिशन एंड वाटर कैप्सूल तक पहुंचाता है। अब गैमेटोफाइट से जो फूड एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन वाटर, तो इसको क्या करेगा, कंडक्शन का काम करेगा, उसको फूड से कैप्सूल तक पहुंचाने का कंडक्शन का काम ये कर रहा है। स्पोर्स डिस्पर्जल या विकिरण में भी सहायक होता है। तो एक काम तो इसका ये हो गया, कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर, और दूसरा हो गया जो स्पोर्स बनेंगे कैप्सूल के अंदर उनके डिस्पर्जल में या विकिरण में सहायक होता है। अब तीसरा देखते हैं यहाँ पे कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। कैप्सूल के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और इसके अलावा जो कैप्सूल होता है वो जैकेट से कवर्ड होता है। तो एक बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है जो हमने देखी कि किसी भी ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट तीन भागों में डिफरेंशिएटेड होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, और उनके क्या क्या काम होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की, तो उसके अंदर हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि जितने भी मेंबर हैं ब्रायोफाइट के सब में एक तरह का तो स्पोरोफाइट नहीं मिलता। किसी में बिल्कुल सिंपल टाइप का मिलता है, किसी में इंटरमीडिएट मिलेगा और किसी में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जो एडवांस ब्रायोफाइट है उनमें भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और जो बिल्कुल सिंपल टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं उनमें सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इस तरह से, तो आज जो ये हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इसमें हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, कि जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स है बिल्कुल सिंपल टाइप के उनमें कैसा है स्पोरोफाइट पाया जाएगा, किस प्रकार का होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा, और फिर धीरे 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 जब एडवांसमेंट की तरफ आए तो किस तरह के उसमें चेंजेस हुए, और जो बिल्कुल एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें किस प्रकार का स्पोरोफाइट देखा जाता है। तो आज की अब हम यहाँ देखते हैं ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन प्रत्येक मेंबर में अलग अलग पाया जाता है। रिक्सिया में सबसे सरल स्पोरोफाइट होता है। इसी तरह से ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट में स्टेरिलिटी का बढ़ना एडवांस करेक्टर माना गया है, कि मतलब जो रिक्सिया की हम बात करेंगे वो उसमें सबसे सिंपल टाइप का स्पोरोफाइट मिलेगा। वो सबसे सिंपल टाइप का इसलिए क्योंकि उसकी लगभग 90%
जो स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट वो फर्टाइल पाई जाती है, जबकि धीरे धीरे इसमें स्टेरिलिटी आने लगी और उसको स्टेरिलिटी को एडवांसमेंट से कनेक्ट किया गया। ब्रायोफाइटा के सभी सदस्य स्पोरोफाइट प्लांट की स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी की जटिलता के आधार पर एक श्रृंखला के रूप में प्रिमिटिव टू एडवांस प्लांट निम्न प्रकार अरेंज्ड है। तो अब यहाँ पर यह बताया गया है कि एक चेन दिखाई है कि प्रिमिटिव से एडवांस ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो किस प्रकार से अरेंज है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिमिटिव सिंपल स्पोरोफाइट दिए हुए हैं। तो सबसे प्रिमिटिव यहाँ बताया रिक्सिया। रिक्सिया के बाद स्फीरोकार्पस, स्फीरोकार्पस के बाद आया मार्केंशिया, मार्केंशिया के बाद पेलिया, पेलिया के बाद एंथोसिरोस और एंथोसिरोस के बाद फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट कहा गया है। अब यहाँ देखते हैं कि किसी भी जीव के ऊतकों में बढ़ती स्टेरिलिटी उसके विकास से संबंधित होती है। जितना ज़्यादा स्टेराइल होगा वो उतना ज़्यादा एडवांस माना जाता है। ब्रायोफाइट्स के इवोल्यूशन में सबसे पहले रिक्सिया, जिसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी या जननशील कोशिकाएं उपस्थित थी, तो इसको प्रिमिटिव माना गया है रिक्सिया को, क्योंकि उसमें फर्टाइल सेल्स ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट के इवोल्यूशन को निम्न प्रकार बताया गया है। अब कैसे बताया इसमें, सबसे पहला इन्होंने दिया है मोस्ट सिंपल स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। उसके बाद आता है सिंपल प्रिमिटिव स्पोरोफाइट ऑफ स्फीरोकार्पस। पहला हो गया रिक्सिया का जो सबसे सिंपल है, और सिंपल प्रिमिटिव में आ गया, सिंपल तो है लेकिन प्रिमिटिव है स्फीरोकार्पस का। फिर थर्ड देखते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया। फिर उसके बाद देखते हैं पेलिया का स्पोरोफाइट विद इलेक्ट्रोफोर्स। फिर फिफ्थ है यूनिक कॉम्प्लेक्स इवॉल्व स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। फिर नेक्स्ट है हाईली इवॉल्व कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। तो ये यहाँ पर इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रिक्सिया की। मोस्ट सिंपल स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया का आद्यतम सरल बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट को बीजाणुद्भिद कहते हैं और सबसे सिंपल टाइप का हम रिक्सिया का इसमें देख रहे हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कैसा होता है, गोलाकार होता है, राउंड शेप का इस तरह से कुछ होगा बस। और इसके अलावा 20 से 25 अविभजित कोशिकाओं से ये बना हुआ होता है। पूर्ण रूप से गैमेटोफिटिक थैलस में धसा हुआ रहता है। जो थैलस होगा ना गैमेटोफाइट का, उसके अंदर ये एम्डेड रहेगा। और फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद जायगोट की डिप्लॉइड सेल के मल्टीप्लिकेशन द्वारा ये निर्मित होता है। तो जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट है वो सबसे सिंपल टाइप का होगा, गोलाकार होगा, इसमें ना तो फूट होगा ना सीटा होगा, केवल कैप्सूल उपस्थित रहता है और बिल्कुल अविभजित कोशिकाओं से मिलकर के ये बना होता है। अब यहाँ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रिक्सिया का स्पोरोफाइट गोलाकार होता है, केवल कैप्सूल इसमें पाया जाता है और फूट और सीटा यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि फूट और सीटा किसमें एब्सेंट होते हैं, केवल कैप्सूल, रिक्सिया का जो कैप्सूल पाया जाएगा स्पोरोफाइट में। अब यहाँ इसकी स्ट्रक्चर देते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर देखी जाती है। तो जो यहाँ पर ये बाहर दिया हुआ है ये क्या हो गया, गैमेटोफिटिक थैलस। तो ये यहाँ पर इसका ये गैमेटोफिटिक थैलस है और ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये इसका पूरा कैप्सूल दिया हुआ है यहाँ पर, और कैप्सूल के बाहर इसमें कैलिप्ट्रा है, कैलिप्ट्रा ये कैप्सूल हो गया और इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ये इसके स्पोर्स हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है जो इसमें पाई जाती है। अब यहाँ देखते हैं डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से इसमें पाया जाएगा। जाइगोट, जाइगोट में क्या होगा, 2n होता है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, परिणतिक विभाजन। परिणतिक विभाजन होने से क्या होगा, अब जो जाइगोट है वो दो भागों में बट जाएगा, एक तो आउटर और दूसरा इनर। ठीक है, दो भाग हो गए उसके, आउटर रीजन और इनर रीजन वाला। जो आउटर होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या बनाएगा, सिंगल लेयर्ड एम्फिथीसियम बनाएगा। एम्फिथीसियम क्या होती है, जो फर्टाइल सेल है उसको चारों ओर से घेर के रखती है। जो आउटर लेयर होगी वो फर्टाइल सेल होगी, जो जो भी स्पोर्स बनाएगी फर्टाइल सेल, उनको चारों ओर से घेर करके रखती है। जबकि दूसरा जो इनर की बात कर रहे हैं वो एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम क्या करेगी, आगे जाकर के आर्किस्पोरियम बना देती है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रप्रसूतक
कोशिकाएं। अब ये जो आर्किस्पोरियम है इसमें माइटोसिस द्वारा डिवीजन होंगे बार बार, और ये स्पोरोजीनस सेल्स बनाएगी। स्पोरोजीनस सेल्स में आगे क्या होगा, मियोटिकली या अर्धसूत्री विभाजन से ये विभाजित होकर के हैप्लॉइड स्पोर बना देती है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जायगोट है, जायगोट में पेरिक्लिनल डिवीजन हुए, एक आउटर एम्फिथीसियम बन गई, इनर एंडोथीसियम बन गई। एम्फिथीसियम, एम्फिथीसियम का काम क्या है, जो फर्टाइल सेल है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा उसको चारों ओर से कवर करके रखेगी। तो यहाँ पे कैप्सूल जो पाया जाएगा उसके चारों ओर एक सिंगल लेयर्ड एम्फिथीसियम पाई जाएगी। जबकि इसमें क्या होगा, आर्किस्पोरियम है, एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम आगे डेवलप होकर आर्किस्पोरियम बनाएगी, आर्किस्पोरियम आगे अगेन एंड अगेन डिवाइड होगी, और डिवाइड होकर के स्पोरोजिनस सेल, और ये स्पोरोजिनस सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड स्पोर बना देंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि रिक्सिया में क्या क्या एब्सेंट है, फूड, सीटा एंड इलेटर्स। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर हैं ये कौन सी स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है किसी भी स्पोरोफाइट की। तो स्टेराइल पार्ट ऑफ एनी स्पोरोफाइट ये यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट है। अब ये एब्सेंट है तो इसके कारण यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी देखी गई है कि एक कैप्सूल ही पाया जा रहा है और उसके चारों ओर जो एक सिंगल लेयर है वो ही स्टेराइल है। तो रिक्सिया में जो स्टेराइल पार्ट होता है वो क्या होती है, केवल एक सिंगल लेयर्ड एम्फिथीसियम पाई जाती है, बाकी ये कम्प्लीटली फर्टाइल होता है। अब इस तरह से हमने ये रिक्सिया का देख लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरा था वो देखते हैं, सिंपल प्रिमिटिव स्पोरोफाइट ऑफ स्फीरोकार्पस। स्फीरोकार्पस का सरल आद्य बीजाणुद्भिद। तो अब इसकी स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं। रिक्सिया के कंपैरिजन में ये ज़्यादा डेवलप दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिक्सिया का जो कैप्सूल था वो गैमेटोफाइट थैलस में धंसा हुआ था, केवल गोल कैप्सूल था, इसके अलावा उसके स्पोरोफाइट में कुछ नहीं था। अब जब यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तो हो गया इसका कैप्सूल, ये चीज हो गई इसकी सीटा, और ये नीचे इसका फूट। तो ये तीन चीज हमने देख ली, कैप्सूल, सीटा एंड फूट। तो फूट यहाँ पर गैमेटोफिटिक थैलस से अटैच रहेगा। इसके अलावा इसमें स्पोर्स पाए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे स्टेराइल सेल्स भी पाई जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पे इस रिक्सिया के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ देखते हैं स्पोरोफाइट ऑफ स्फीरोकार्पस में। स्फीरोकार्पस में स्टेरलाइजेशन या बंधेकरण प्रारंभ हो जाता है। स्टेरलाइजेशन कैसे प्रारंभ हो गया, इसमें फूट भी पाया जा रहा है, सीटा भी पाया जा रहा है, केवल कैप्सूल ना होकर फूट एंड सीटा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेरलाइजेशन स्टार्ट हो गया। स्पोरोफाइट यहाँ पर कैप्सूल, सीटा एंड फूट में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। कैप्सूल यहाँ पर गोलाकार है, सीटा स्मॉल इन साइज, और फूट बल्बस और फूला हुआ यहाँ पर जैसा कि देखा जा रहा है ऐसा पाया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कैप्सूल। कैप्सूल की जो आउटर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एम्फिथीसियम कहलाएगी, जो कि स्पोरोजीनस सेल्स और स्टेराइल नर्स सेल को चारों ओर से घेरे रहती है। तो अब इसके कैप्सूल में केवल इस अंदर की तरफ खाली स्पोरोजीनस सेल्स ही नहीं है, उसके अलावा एक तो स्पोरोजीनस सेल्स होगी और दूसरी क्या, नर्स सेल भी यहाँ पर पाई जा रही है। नर्स सेल का काम होगा जो डेवलपिंग स्पोर्स होंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। तो ये एम्फिथीसियम इन दोनों को चारों ओर से घेर के रखती है। तो अब यहाँ पर स्टेराइल पार्ट क्या हो गए, फूट, सीटा, एम्फिथीसियम, नर्स सेल। तो ये इसके स्टेराइल पार्ट हो गए। अब तीसरा देखते हैं यहाँ पर, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया। मार्केंशिया का माध्यमिक जटिल बीजाणुद्भिद। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मतलब इसमें 50-50% स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी यहाँ पर देखी जाती है। तो जब इसके स्पोरोफाइट की हम बात करते हैं तो ये किस तरह से पाया जा रहा है, ये तो हो गया गैमेटोफिटिक थैलस, ये ठीक है, ये गैमेटोफिटिक थैलस है, टिश्यू ऑफ डिस्क भी कह रहे हैं इसे। अब इस पर अटैच है क्या, फूट। सबसे पहले ये वाला रीजन क्या हो गया, फूट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कुछ। फिर उसके बाद ये फूट और ये हो गया इसका सीटा। सीटा के ऊपर ये इसका कैप्सूल है। हम्म, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स पाए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो यहाँ पर दिख रहे हैं। स्पोर्स के अलावा यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है लंबी, ये क्या है, इलेटर्स कहलाती है।
और कैप्सूल के ऊपर जो लेयर पाई जाएगी वो जैकेट कहलाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कैलिप्ट्रा भी पाया जा रहा है। कैलिप्ट्रा का काम है जो डेवलपिंग कैप्सूल है या स्पोरोफाइट है उसको कवर करके रखता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे पेरिगाइनम भी पाया जाता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। तो ये जो अब तक हमने रिक्सिया और स्फीरोकार्पस देखे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप होता है। तो यहाँ पर ये टीएस ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट दिखाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो इलेटर्स है उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। जो ये हम यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे ये स्पाइरल बैंड जैसी चीजें हैं, इसको क्या कहेंगे, इलेटर्स कहेंगे। ये स्पाइरली बैंड इनके ऊपर पाए जाते हैं। इसी तरह से स्पोर्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। स्पोर्स में क्या, बाहर की तरफ एक्साइन, अंदर इंटाइन, और ये स्पोर कोट इसमें पाया जाता है और अंदर इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। मार्केंशिया स्पोरोफाइट। अब यहाँ देखते हैं मार्केंशिया का जो स्पोरोफाइट है वो फूट, सीटा, कैप्सूल तीनों भाग में डिफरेंशिएटेड रहेगा। फूट कैसा होता है, कॉलर शेप्ड होता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ कॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर है इसकी, इस तरह से। फिर दूसरा है इसका क्या, सीटा। सीटा फनल शेप्ड होता है, कीप आकार, और कैप्सूल इसका ओवल शेप्ड है। तो कैप्सूल यहाँ पर आउटर लेयर एम्फिथीसियम कहलाती है। कैप्सूल की आउटर लेयर हमेशा एम्फिथीसियम कहलाएगी। अब यहाँ देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसा होता है। डेवलपमेंट कैसे होगा, जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो बना, मतलब इसे हम 100% मान रहे हैं। अब एम्ब्रियो में विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले ऊपर वाला तो क्या बनाएगा, एपीबेसल, और नीचे वाला हाइपोबेसल। लोअर हाइपोबेसल हो गया। तो सबसे पहले हम लोअर का देखते हैं कि आगे क्या काम करेगा। तो अब ये क्या करेगा, हाइपोबेसल पार्ट कहलाएगा। तो ये क्या होता है, कंप्लीट ऑफ एम्ब्रियो। हम यहाँ पर जो कंप्लीट एम्ब्रियो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि दो भागों में डिफरेंशिएटेड हो गया, ऊपर वाला एपीबेसल, नीचे वाला हाइपोबेसल। हाइपोबेसल पार्ट क्या होता है, स्ट्राइल होता है, और ये क्या बनाएगा, फूट एंड सीटा बना देगा। हाइपोबेसल से ये डेवलप हो जाएंगे और ये कम्प्लीटली स्टेराइल है। अब ये तो ये फूट और सीटा बना दिया, और दूसरा अब हम पहले वाले ऊपर वाले की बात करते हैं जो कि एपीबेसल है। ये क्या करेगा, फर्टाइल होगा और कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा। अब जो एपीबेसल है इसमें क्या होंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, परितंत्रिक विभाजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से क्या होगा, अब ये दो भागों में बढ़ जाएगा जो आउटर एपीबेसल रीजन है। एक तो हो गया आउटर एम्फिथीसियम और दूसरा हो गया इनर एंडोथीसियम। अब जो आउटर एम्फिथीसियम है ये कैसी होगी, स्टेराइल होगी और कैप्सूल वॉल बना देगी। इसके अलावा जो इनर अंदर वाली है एंडोथीसियम, वो क्या करेगी, फर्टाइल होगी, और फर्टाइल होने के बाद आर्किस्पोरियम बनाएगी। फर्टाइल होती है, फर्टाइल होने के कारण क्या करेगी, आर्किस्पोरियम बनाएगी। आगे और डिवाइड होगी, डिवाइड होकर के स्पोरोजिनस सेल्स बनाएगी और इलेटर्स बनाती है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, मार्केंशिया का जो एंडोथीसियम है वो आगे क्या बना रही है, स्पोरोजिनस सेल्स एंड इलेटर्स। तो मार्केंशिया में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इलेटर्स देख रहे हैं। स्फीरोकार्पस में नर्स सेल्स देखी थी, और जो रिक्सिया था उसमें केवल स्पोरोजिनस सेल्स पाई जा रही थी। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे स्टेरिलिटी बढ़ रही है और एडवांसमेंट देखा जा रहा है। इलेटर्स, यहाँ पे इलेटर्स के बारे में अब हम देखते हैं, इलेटर्स क्या होते हैं। इलेटर्स कैसे होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर से मतलब हो गया आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही मतलब कि ये क्या करेंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे और उस एब्जॉर्ब करने के बाद ही अपना साइज बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। और कैप्सूल के डेहिसेंस में ये काम आता है, जब कैप्सूल का फूटना होता है या उसमें से स्पोर्स बाहर फेंकने हैं उस टाइम पर ये काम आएंगे। स्पोर्स के डिस्पर्जल में ये काम आते हैं और इनमें कुंडलित बैंड से स्पाइरल बैंड्स इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केंशिया का ओवल शेप्ड कैप्सूल एडवांस माना जाता है क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट स्टेराइल होता है। जैसे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे 100% हमने माना एम्ब्रियो को, तो 50% ऑलरेडी स्टेराइल हो गया जिसने फूट एंड सीटा बना दिया। अब ये 50% बचा, इसमें से भी आउटर रीजन ने क्या बना दिया, कैप्सूल बना दिया। अब उसके बाद जो बचा, मतलब जो 50% बचा, अब इसमें भी आगे डिवीजन होंगे तो एम्फिथीसियम एंडोथीसियम बन गई। ये भी इसमें क्या हो गया, कंप्लीटली
कैप्सूल की वॉल स्टेराइल हो गई। इसी तरह से जो इनर एंडोथीसियम थी उसमें क्या होगा, जो इलेटर्स हैं वो भी स्टेराइल हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे कौन कौन सी स्टेराइल स्ट्रक्चर हो गई, फूट एंड सीटा, कैप्सूल वॉल और इलेटर्स। तो इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा स्टेरिलिटी देखी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं पेलिया स्पोरोफाइट विद इलेक्ट्रोफोर्स। पेलिया का इलेक्ट्रोफोर युक्त बीजाणु उद्भिद, मतलब अब और एडवांस की ओर हम आ रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोफोर पाए जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर दी गई है पेलिया की। तो इसमें क्या है, सबसे बाहर ये इन्वॉल्क्रे है, ये कैलिप्ट्रा दिया हुआ है, और ये इसका कैप्सूल है गोल, इसके बाहर जैकेट है, और इसके अंदर ये इलेटर्स पाए जा रहे हैं, स्पोर्स भी पाए जा रहे हैं। और ये नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोफोर्स हो गए। ये इसका सीटा है जो कि काफी बड़ा दिखाई दे रहा है लंबाई में, और ये इसका नीचे ये फूट दिया हुआ है, जो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रही है, और नीचे ये थैलस में एम्बेडेड है। स्पोरोगोनियम ऑफ पेलिया, इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रही है। अब इसका स्पोरोफाइट की हम बात करते हैं, तो ये भी फूट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है। कैप्सूल में क्या होगा, टू आउटर स्टेराइल लेयर्स पाई जाएंगी, और ये क्या कहलाती है, एम्फिथीसियम कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है पेलिया के स्पोरोफाइट का, कि इलेक्ट्रोफोर यहाँ पर पाए जाते हैं। कैप्सूल के आधारीय भाग में इलेक्ट्रोफोर पाए जाएंगे और स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है, और इसके अलावा इसमें लेटर्स भी पाए जा रहे हैं। अब यहाँ इसका डेवलपमेंट देखते हैं। जायगोट, जायगोट में विभाजन हुआ। एक तो बन गया हाइपोबेसल पार्ट, मतलब आधारीय भाग, और दूसरा बन गया एपिबेसल, ऊपरी अध्याधर पार्ट। ऊपरी अध्याधर पार्ट, एपिबेसल पार्ट है जो बन गया। अब इसमें क्या होगा, जो हाइपोबेसल पार्ट है, आधारीय भाग, नो कंट्रीब्यूशन इन स्पोरोफाइट डेवलपमेंट, इसमें हाइपोबेसल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट पे। तो कंप्लीटली डेवलपमेंट किससे होगा, एपिबेसल से होगा। अब ये आगे जाकर के फूट सीटा और कैप्सूल बना देगा। अब जो एपिबेसल पार्ट है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे। पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद क्या होगा, एक तो बाहर वाला आउटर एम्फिथीसियम बन जाएगा, और दूसरा जो इनर है एंडोथीसियम बन जाएगा। एम्फिथीसियम कैसी होती है, दो लेयर की होगी, और स्टेराइल लेयर होती है एम्फिथीसियम। इसी यहाँ पे दो लेयर की मिल रही है। इनर एंडोथीसियम में क्या होगा, ये आगे जाकर के आर्किस्पोरियम बनाई गई। आर्किस्पोरियम आगे जाकर के स्पोरोजिनस सेल्स, इलेटर और लेटोफोर बनाता है। ये तो ये तीनों स्ट्रक्चर आर्किस्पोरियम से बनती है। अब यहाँ बात करते हैं कि स्टेराइल रीजन कौन कौन से हो गए। फूट हो गया, सीटा हो गया, टू लेयर्ड एम्फिथीसियम हो गई, इलेटर्स हो गए, इलेटोफोर्स हो गए। तो इस तरह से यहाँ हम बात करें कि केवल 20% या ओनली 20% पार्ट इज फर्टाइल इन पेलिया। तो पेलिया में जो फर्टाइल पार्ट है वो केवल कितना रह जाता है, 20%। क्योंकि जैसा हमने यहाँ देखा, जायगोट के दो भाग डिवाइड हो गए, 50% ये 50% ये, इसका कोई रोल नहीं है। अब एपिबेसल में से भी क्या हुआ, एम्फिथीसियम में चला गया, और सीटा कैप्सूल ये भी बन जाए, सीटा बन जाएगा, फूट बन जाएगा। और जो अंदर वाला पार्ट है कैप्सूल जो बनाएगा, उसमें भी क्या आ गए, इलेटर्स और इलेटोफोर्स है। तो केवल स्पोरोजिनस सेल्स कुछ ही पार्ट बन रहा है, तो ये लगभग 20% पार्ट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूनिक कॉम्प्लेक्स इवॉल्व्ड स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। एंथोसिरोस का जटिल विकसित विशिष्ट बीजाणु उद्भिद। अब ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कंप्लीटली, ठीक है। स्पोरोगोनियम ऑफ एंथोसिरोस यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे नीचे ये क्या दिया हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये है इसका थैलस, गैमिटोफाइट थैलस होगा ये, जिसमें ये एम्बेडेड रहता है। इसके ऊपर पाया जाएगा क्या, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है इसका फुट। और फुट के ऊपर जो अब ये है, अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बीच वाली जो इसमें दिखाई देगी, ये क्या होती है, कॉलुमेला। कॉलुमेला, और इसके अलावा जो फूट है, फूट से जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाएंगी जो मेरिस्टेमेटिक रीजन बनाती है। ये वाला रीजन है जिसमें स्पोर्स और ये दिखाई दे रही हैं, ये आर्किस्पोरियम कहलाती है। और इसके ऊपर ये कैप्सूल वॉल है, और ये एपिडर्मिस पाई जाएगी। और ये जो इसमें ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये स्पोर मदर सेल्स होती हैं। और इसके अलावा इसमें स्यूडोइलेटर्स जो ये पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होगा, स्यूडोइलेटर्स। और इसके अलावा यहाँ पर स्पोर टेट्रा
दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ देखते हैं एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट। एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में हम क्या देखते हैं, फूट होता है जो कि राउंड बड़े साइज का फूट पाया जाएगा और गैमेटोफाइट थैलस से अटैच रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं सीटा। सीटा यहाँ पर एब्सेंट होता है। एंथोसिरोस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, सीटा एब्सेंट है। और कैप्सूल कैसा होता है यहाँ पे, लीनियर, राउंड ना होकर के लीनियर पाया जाएगा। तो फूट कैसा हो गया, राउंड। सीटा यहाँ पर एब्सेंट है और कैप्सूल लीनियर पाया जाता है। फूट के आधारीय भाग में मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभज्योत की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे स्पोरोफाइट कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फूट है उसका आधारीय भाग होगा और उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभज्योत की कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई देंगी उसके फूट के आधारीय भाग पर, मतलब उस पर पाई जाएगी, जिससे अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कारण क्या होगा, कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा, जिससे इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती रहेगी। आर के स्पोरियम की सेल्स कंटिन्यू यहाँ पर बनती रहती है। अब यहाँ देखते हैं इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में पेरिक्लिनल डिवीजन हुए। डिवीजन के बाद एक तो आउटर रीजन बन जाएगा और दूसरा इनर। आउटर बनेगी एम्फिथीसियम और इनर बनेगी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम यहाँ पे क्या होती है, अब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखी जाती है जो कि एंथोसिरोस से ही चालू होती है। जब हम हाईली डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो एंथोसिरोस से इसकी स्टार्टिंग हम देखते हैं कॉल्यूमेला, जो कि कंप्लीटली स्ट्राइल स्ट्रक्चर होती है और जो कैप्सूल होगा उसके सेंटर में ये पाई जाती है, जिसका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ स्टेराइल है। और बीच में जो एंडोथीसियम होती है वो कॉल्यूमेला में डेवलप हो जाती है। अब जो यहाँ पे कैप्सूल का डेवलपमेंट होगा वो एंथोसिरोस में किससे हो रहा है, एम्फिथीसियम से होगा। यहाँ एंडोथीसियम का कैप्सूल में या स्पोर फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो आउटर जो एम्फिथीसियम थी उसी में आगे विभाजन होंगे और उसी से ही आगे जा कर के स्पोरोजिनस टिश्यू का डेवलपमेंट होगा। अब जो एम्फिथीसियम है यहाँ पर पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे। पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद आउटर एम्फिथीसियम बन जाएगी और दूसरी इनर एम्फिथीसियम। एम्फिथीसियम दो भागों में डिफरेंशिएटेड हो गई, आउटर एम्फिथीसियम और इनर एम्फिथीसियम। आउटर एम्फिथीसियम का काम क्या होगा, स्ट्राइल वॉल बनाती है और इसके अलावा इसमें स्टोमेटा भी पाया जाता है, जो यहाँ पे काफी स्पेसिफिक फीचर है एंथोसिरोस का। तो स्टेराइल है और आउटर एम्फिथीसियम और स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है इनर एम्फिथीसियम। इनर एम्फिथीसियम क्या करेगी, आगे डेवलप होगी, आर्किस्पोरियम बनाएगी। अब ये जो आर्किस्पोरियम है आगे डेवलप होकर के स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोर मदर सेल्स और स्यूडो इलेटर्स बनाती है। तो यहाँ पर स्यूडो इलेटर्स देखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंडोथीसियम है वो क्या हो गई, कंप्लीटली स्टेराइल हो गई। यहाँ पे जैसे दिख रहा है एंडोथीसियम, क्योंकि कॉलुमेला बनाई है उसने। और फर्टाइल पार्ट इनर एम्फिथीसियम से बनेगा। तो आउटर एम्फिथीसियम भी स्टेराइल है यहाँ पे। अब यहाँ स्टेरिलिटी की हम बात करते हैं तो क्या क्या, जो एंडोथीसियम थी उसने कॉलुमेला बना दी, ये स्टेराइल हो गया। इसी तरह से आउटर एम्फिथीसियम से स्टेराइल स्ट्रक्चर बन रही है। और फर्टाइल पार्ट क्या हो गया, केवल जो इनर एम्फिथीसियम है। तो इस तरह से जो एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट है उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखी जाती है। अब लास्ट देखते हैं हाईली इवॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के बारे में, फ्यूनेरिया बहुत ही डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स होता है और इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो भी हाईली इवॉल्व और कॉम्प्लेक्स टाइप का पाया जाता है। फ्यूनेरिया का अत्यधिक विकसित जटिल बीजाणुद्भिद। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नीचे इसका ये सीटा हो गया। सीटा के अलावा ये इसका कैप्सूल है ऊपर, ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कैप्सूल, और इसमें एक स्पॉन्जी लेयर दिखाई दे रही है, स्पोर सैक दिखाई दे रहे हैं, जो ये इसमें ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, स्पोर्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे जो ये सेंटर वाला रीजन है कॉलुमेला हो गया। इसके अलावा इसमें एनुलस भी पाई जाती है, ये जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पे, ये इसकी ये एनुलस है। और इसके अलावा पेरिस्टॉम इसमें पाया जाएगा। ये साइड वाली स्ट्रक्चर तो एनुलस हो गई है साइड वाली। और ये ऊपर जो पूरा ये स्ट्रक्चर है ऑपरक्यूलम, ये जो बिल्कुल कवर्ड है ये ऑपरक्यूलम ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। और ये इसमें ये पेरिस्टॉम ये इसमें पाए जाएंगे। अब इसमें देखते हैं ये टीएस ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया था, हाईली एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट।
हाईली एडवांस्ड होता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ये भी फूड, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। इसका जो कैप्सूल होता है पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का होगा, और कॉम्प्लेक्स होता है, कवर्ड विद ऑपरक्यूलम। कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जो कि ये जो इसको ये ढक रहा था यहाँ से यहाँ तक, ये ऑपरक्यूलम कहलाएगा। और इसमें क्या पाया जाता है, स्टेराइल सेल्स पाई जाएंगी, और ये एपोफाइसिस इसमें पाया जाएगा, और थिक जैकेट ऑफ कैप्सूल, स्टेराइल सेल ऑफ सेंट्रल कॉलुमेला, पेरिस्टोम एंड एनुस। तो अब इसमें इतनी सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेराइल पाई जाएंगी, और केवल स्पोरोजिनस सेल्स होंगी जो कि स्पोर्स बना रही है, जो फर्टाइल मिलेंगी। बाकी सारी इसमें स्टेराइल स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम जब देखेंगे, जब हम फ्यूनेरिया में ही स्पोरोफाइट की स्टडी करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने प्रिमिटिव टू एडवांस्ड स्पोरोफाइट के बारे में देखा कि ब्रायोफाइट में किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई और क्या क्या स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स पाई जाती हैं।